नमस्कार साथियों, मैं योगेश महरिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम बात कर रहे हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के बारे में और इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं धारा 5। इससे पहले हम जो है 4 धाराओं की बात कर चुके हैं। मुख्य रूप से धारा 1 संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ होने की तिथि, धारा 2 दहेज की परिभाषा, धारा 3 दहेज लेना देना दंडनीय अपराध है, धारा 4 दहेज मांगने के लिए शास्ति दंड या जुर्माना, धारा 4 क विज्ञापन पर पाबंदी। अब हम बात करेंगे धारा 5। धारा 5 सीधे तौर पे प्रावधान करता है, हम बात करें दहेज के लिए करार, दहेज लेने देने के लिए करार का शून्य होना। तो चलिए टू द पॉइंट हम बात करते हैं। एग्जाम के दृष्टिकोण से जितने भी आपके सवाल बनते हैं उन सभी को कवर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। धारा 5 दहेज लेने व देने के लिए करार का शून्य होना। साथियों, यहाँ पे इस धारा में प्रावधान किया गया है, यदि कोई व्यक्ति दहेज लेने या देने के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी एग्रीमेंट करता है, कोई करार करता है और वह करार जिस तिथि को या जब भी किया जाएगा वह प्रारंभ से ही कैसा माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। ठीक है, यानी कि ऐसा कोई भी एग्रीमेंट नहीं किया जा सकता। इस धारा का अर्थ ये है, यानी कि दहेज लेने और देने से संबंधित कोई भी करार, कोई भी एग्रीमेंट नहीं किया जाएगा और यदि ऐसा किया जाता है तो वह प्रारंभ से ही कैसा होगा, शून्य होगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, उसे किसी भी न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। चलिए आगे हम बात करते हैं धारा 6। दहेज का पत्नी व उसके वारिसों के लिए, दहेज का पत्नी व उसके वारिसों के फायदे के लिए होना, फायदे के लिए होना। देखो साथियों, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब आपके समझ में ये नहीं आ रहा होगा कि सर दहेज हम बात करें पत्नी और उसके वारिसों के लिए फायदे के लिए होना, मतलब ये देखिए, जो भी दहेज, जैसा हमने बात की स्त्री धन, हमने बात की उपहार, वे सभी किसे दिए जाते हैं, वे सभी किसके अंतर्गत आएंगे, पत्नी के, यानी कि उस पर किसका अधिकार होगा, पत्नी का होगा। हमने वहां भी बात की थी। और यहां भी अगर हम मुख्य रूप से बात करें, इस एक्ट में जितने भी प्रावधान किए गए हैं वे भी सारे स्त्री के हक में किए गए हैं, यानी कि जो वधू जिसका विवाह हुआ है उसके पक्ष में सारे प्रावधान इसके अंतर्गत हैं। तो चलिए एक एक प्रावधान को हम पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले, यदि कोई व्यक्ति विवाहिता के अतिरिक्त दहेज ग्रहण करता है तो, यदि कोई व्यक्ति विवाहिता के अतिरिक्त दहेज ग्रहण करता है तो, अब इसमें 3 कंडीशन है साथियों। सबसे पहली कंडीशन आप देखिए, यदि दहेज विवाह से पूर्व प्राप्त किया गया, यदि दहेज विवाह से पूर्व प्राप्त किया गया तो विवाह की तारीख से
3 माह के भीतर, विवाह की तारीख से 3 माह के भीतर ये दहेज किसको दिया जाएगा? विवाहिता को सुपुर्द किया जाएगा। अब यहाँ पर नंबर 2 कंडीशन जो है उसकी यदि हम बात करें तो उसमें भी यही प्रावधान है, यदि दहेज विवाह के अवसर पर या समय ग्रहण किया जाता है तो विवाह के अवसर पर या ग्रहण किया जाता है तो विवाह की तिथि से 3 माह के भीतर, ठीक है। यानी कि जिस तारीख को यह दहेज ग्रहण किया गया है उसके अगले दिन से हम बात करें 3 महीने के अंदर यह दहेज महिला को सुपुर्द कर दिया जाएगा। साथ में साथियों यहाँ से एक और हम बात देखें तो तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रावधान है वह है, यदि महिला, देखिए यहाँ पे 2 प्रावधान। तीसरा प्रावधान है यदि महिला 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं किया है मुख्य रूप से, और वह नाबालिग है, और ऐसी परिस्थिति में यदि उसका विवाह हो गया तो जिस व्यक्ति ने ये दहेज ग्रहण किया है, स्वीकार किया है, तो वह व्यक्ति जब वह 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेगी तो जिस तारीख को वह 18 वर्ष की आयु पूर्ण करेगी उसके 3 महीने के भीतर उसे वह दहेज सुपुर्द करना अनिवार्य है। तो साथियों यहाँ से ये 3 प्रावधान हैं, इससे कैसे सवाल बनते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम आखिरी पॉइंट लिख लेते हैं। यदि दहेज उस समय ग्रहण किया गया जब स्त्री अल्पवयस्क थी तो जब स्त्री 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेगी तब 3 माह के भीतर दहेज उसे अंतरित कर दिया जाएगा। ठीक है साथियों, अब देखिए यहां से काफी इंपॉर्टेंट प्रावधान है और ये तीनों ही हमारे लिए जानना काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से काफी सारे सवाल हमारे यहां पर बनते हैं। तो देखिए सबसे पहले धारा 5 को हम देखते हैं। धारा 5 क्या कहता है? सीधा सा सवाल आएगा, दहेज लेने व देने के लिए करार का शून्य होना किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? किस धारा के अंतर्गत आता है? धारा 5। ऐसा भी आ सकता है दहेज लेने व देने के लिए करार का शून्य होना किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत। ठीक है, ये तो सीधा सा सवाल है। और दहेज लेना व देना दंडनीय अपराध है, तब क्या होगा? तब धारा 3 होगी। ठीक है, दहेज मांगना धारा 4। ठीक है, दहेज लेने देने के लिए करार धारा 5, विज्ञापन धारा 4 के अंतर्गत पाबंदी है। चलिए अब हम बात करते हैं धारा 6। धारा 6 क्या कहता है? दहेज का पत्नी व एवं उसके वारिसों के फायदे के लिए होना। कैसे भाई? जो भी दहेज दिया जाएगा या तो वो पत्नी को मिलेगा और पत्नी के बाद में उसके वारिस जो हैं उसके हकदार होंगे। इस बात का प्रावधान धारा 6 करती है। चलिए तो यहां से जो सवाल बनेगा कि दहेज का पत्नी के फायदे के लिए होना कौन सी धारा? धारा 6। दहेज का
पत्नी के वारिसों के लिए फायदे के लिए होना, कौन सा, धारा 6। ठीक है, आगे देखिए, यदि कोई व्यक्ति, गौर से देखिएगा, विवाहिता के अतिरिक्त दहेज ग्रहण करता है, यानी कि जिस पर विवाहिता का अधिकार है उसके अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार का कोई दहेज ग्रहण किया जाता है, तो ऐसी परिस्थितियों में आपको याद रखना है साथियों, यहाँ पे ये दहेज जो ग्रहण किया जाएगा वो पुनः विवाहिता को सुपुर्द किया जाएगा। उसकी 3 कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन यही है कि यदि दहेज विवाह से पहले ग्रहण कर लिया गया, सपोज कीजिए हमारे यहाँ पर बहुत सारे लग्न पत्रिकाएं वगैरह ऐसी चीज़ें जो हमारे यहाँ होती हैं, तो विवाह से पहले कभी भी कोई दहेज दिया गया तो ये जो हम कहें उपहार स्त्रीधन, उसकी बात की जा रही है, उसको यहाँ पर शामिल किया गया है। तो ऐसा कोई दहेज दिया गया है तो यदि हम बात करें तो वह दहेज हम बात करें जिस व्यक्ति ने प्राप्त किया है, तो उस व्यक्ति को विवाह की तारीख से 3 महीने के भीतर वह दहेज उस स्त्री को, उस महिला को सुपुर्द करना होगा जो विवाहिता है, जिसके विवाह के संबंध में ये हम बात करें दहेज दिया गया है। नंबर 2 कंडीशन, यदि दहेज विवाह के अवसर पर दिया गया है साथियों, यदि दहेज विवाह के अवसर पर या उसके विवाह के समय किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा ग्रहण किया जाता है, तो उस व्यक्ति के द्वारा विवाह की तिथि से 3 माह के भीतर ये दहेज किसको सुपुर्द किया जाएगा, उस विवाहिता को। ठीक है, अब आखिरी कंडीशन, यदि दहेज ग्रहण करते समय जब स्त्री की आयु अल्पवयस्क थी, यानी कि जब 18 वर्ष थी, 18 वर्ष से कम थी। ठीक है, अल्पवयस्क का मतलब क्या है, 18 वर्ष से कम थी, और किसी व्यक्ति ने दहेज ग्रहण कर लिया, तो जब स्त्री की आयु 18 वर्ष हो जाएगी तो उसके बाद वह आयु पूर्ण कर लेगी, तो 3 माह के भीतर उसे वह दहेज अंतरित कर दिया जाएगा। मुख्य रूप से आपके सामने ये जो धाराएं दी गई हैं, इनमें आपको जो सवाल बनते हैं वो ये याद रखना है। पहली चीज तो आपसे वो समय अवधि पूछेगा, तीनों में 3-3 माह इसकी समय अवधि दी गई है। ठीक है, वो पूछ ले यदि किसी व्यक्ति ने दहेज विवाह से पहले ग्रहण कर लिया तो उसे कितने महीने के अंदर, कितने समय के अंदर वापस लौटाना होगा, 3 माह के अंदर। ठीक है, विवाह की तारीख से। यदि दहेज विवाह के अवसर पर ग्रहण किया गया तो विवाह की तिथि के 3 माह के भीतर वापस देना है साहब। और यदि स्त्री 18 वर्ष से कम आयु की है, फिर भी जो हम कहें दहेज ले लिया गया, तब भी कितना होगा, 3 माह। अब साथियों यहां से आपके मन में सवाल उत्पन्न हो रहा होगा, सर 18 वर्ष तो हमारे यहां न्यूनतम आयु सीमा है विवाह की, यानी कि न्यूनतम आयु सीमा है, इससे कम में तो यदि विवाह किया गया तो यह बाल विवाह की श्रेणी में आएगा। आपका कहना बिल्कुल सही है, उचित है, लेकिन उस समय इसके संबंध में कोई कठोर और कानूनी प्रावधान नहीं थे जब यह अधिनियम बना था 1961 में, क्योंकि आप सभी को पता है बाल विवाह निषेध अधिनियम बाद में आया है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ इस विशेष तौर से याद रखना है, इसीलिए 18 वर्ष का प्रावधान उस समय इस एक्ट में किया गया था। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपके सभी कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब साथ में यहाँ से कुछ चीज़ें और हैं, जैसे अब यदि कोई इन धाराओं का उल्लंघन करता है, 3 महीने में सुपुर्द नहीं करता है, तब क्या होगा, तब दंड का प्रावधान है। न्यूनतम 6 माह, अधिकतम 2 वर्ष तक का प्रावधान है, 2 वर्ष तक का कारावास है। भाई सारा क्या है, कारावास। अब साथियों यहां पर जो है जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। न्यूनतम जुर्माना 5,000 रुपए, कितना है, 5,000 रुपए। साथ में हम बात करें अधिकतम, तो अधिकतम होगा 10,000 रुपए तक। ठीक है, यानी कि 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यानी कि धारा 6 का उल्लंघन करने पर न्यूनतम कितने माह की सजा का प्रावधान है, 6 माह, और अधिकतम 2 वर्ष तक की। धारा 6 का उल्लंघन करने पर न्यूनतम जुर्माना 5,000 रुपए और अधिकतम जुर्माना 10,000 रुपए तक का होगा साथियों। तो यहां से आपके सवाल बन गए होंगे,
साथियों, यहाँ पे इन सभी धाराओं का हम कहें इसमें उल्लेख करने का एक महत्वपूर्ण कारण था, यानी कि स्त्री को जो भी गहने जेवर वगैरह प्रदान किए जाते हैं वह केवल उसी स्त्री का अधिकार होता है, और साथ में जो वो उपहार स्वरूप जो वस्तुएं लेकर आती हैं उन पर भी स्त्री का अधिकार होता है। इसीलिए इन सभी धाराओं को इस एक्ट में शामिल किया गया है ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई उलझन ना रहे, और जो भी उपहार हम कहें स्त्री धन हो गया जो दहेज के रूप में स्वीकार किया गया, जो भी उपहार हो गए वे सभी हम कहें जो भी दहेज हो गया वे सभी किसके किसके अधिकार क्षेत्र में होंगे, उस स्त्री के अधिकार क्षेत्र में होंगे जिसका विवाह संपन्न हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां से आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे इसी धारा से संबंधित कुछ अन्य प्रावधानों के बारे में बात कर सकें। साथियों, अब यहां पर आप नोट डालकर लिखिए किसी संपत्ति के लिए हकदार स्त्री की उसे प्राप्त करने से पूर्व ही मृत्यु हो जाती है तो उसकी संतानें उस संपत्ति पर दावा करने की हकदार होंगी। देखो साथियों, मान लीजिए सपोज कीजिए जैसा कि हमने नीचे जो अभी हमने 3 कंडीशंस पढ़ी थी कि विवाह के पहले दहेज किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा ग्रहण किया, विवाह के बाद में ग्रहण की, विवाह के समय ग्रहण किया, और जब स्त्री अल्पवयस्क थी उस समय ग्रहण किया, तो ऐसी परिस्थितियों में विवाहिता को वो दहेज सुपुर्द करना है। लेकिन उस समय अवधि के दौरान ही यदि विवाहिता की मृत्यु हो गई, सपोज करो उस संपत्ति को ग्रहण करने से पहले क्या हो जाती है, विवाहिता की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति संपत्ति किसे ग्रहण करेगा, यानी कि वो संपत्ति उसे उसकी संतानों को क्या करना पड़ेगा, सुपुर्द करना पड़ेगा। यानी कि उस महिला की जो संतानें हैं उस संपत्ति पर दावा करने की हकदार होंगी। ठीक है साथियों, यानी कि मान लीजिए सपोज कर लीजिए किसी लड़की का उस समय विवाह किसी स्त्री का उस समय 17 साल की उम्र में हो गया, और 1 साल बाद में आप सपोज कीजिए 1.5 साल बाद में जब वो 18 साल की होती है उस समय उसके बच्चा हो जाता है और उसकी सपोज कीजिए किसी कारणवश डेथ हो जाती है, तो वो जो बच्चा है वो क्या होगा, उस संपत्ति का हकदार होगा। ठीक है, तो अब चलिए इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि विवाह के यदि 7 वर्ष के भीतर असामान्य परिस्थितियों में यदि विवाहिता की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी परिस्थितियों में यदि विवाहिता की संतान है तो वो हकदार होगी, और यदि विवाहिता की संतान नहीं है तो ऐसी परिस्थितियों में उसके माता पिता उस संपत्ति के हकदार होंगे साथियों। तो चलिए टू द पॉइंट हम इस बात को भी लिख लेते हैं। यदि स्त्री की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के भीतर असामान्य
परिस्थितियों में हो जाती है तो यदि स्त्री की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के भीतर असामान्य परिस्थितियों में हो जाती है तो स्त्री की संतान और यदि संतान नहीं है तो स्त्री के माता पिता दहेज या संपत्ति जो भी है अंतरित की जाएगी, अंतरित किया जाएगा, दहेज अंतरित किया जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रावधान था। और यदि हम बात करें इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है विवाह के कितने वर्ष के भीतर, 7 वर्ष के भीतर असामान्य परिस्थितियों में यानी कि प्राकृतिक कारणों के अतिरिक्त। समझ रहे हैं आप? प्राकृतिक कारण देखो, एक तो होती है नेचुरल डेथ, घर पे बैठे हुए हैं अटैक आ गया और मौत हो गई साहब, समझ रहे हैं। एक होती है कि किसी के द्वारा प्रताड़ित किया गया और महिला की मृत्यु हो गई, समझ रहे हैं। घर में झगड़ा हुआ और झगड़े में धक्का मुक्की में किसी ऐसी चीज के सिर पे लग गई और मौत हो गई। असामान्य परिस्थितियां और प्राकृतिक कारण जितने भी हैं, मान लीजिए खेत पर काम कर रहे थे, सांप ने डस लिया, तो ये क्या है? प्राकृतिक कारण है, नेचुरल डेथ है, इसमें किसी परिवार के सदस्य का कोई हाथ नहीं है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे मैं जो बात बता रहा हूं, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो यहां पे प्राकृतिक कारणों के अतिरिक्त कहो या असामान्य परिस्थितियां कहो, बात एक ही है। ठीक है, तो यहां पे यदि ऐसी परिस्थिति में स्त्री की मौत हो जाती है तो उस संपत्ति की हकदार स्त्री की संतान होगी सबसे पहले, और यदि संतान नहीं है तो ऐसी कंडीशन में उस स्त्री के माता पिता को ये सारी चीजें जो है सुपुर्द की जाएंगी। ठीक है, साथ में इससे संबंधित हम बात करें, भारतीय दंड संहिता की धारा 304 खैबी है, जिसको हम भारतीय दंड संहिता की धाराओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसको यहाँ पर दहेज मृत्यु के नाम से ये धारा भारतीय दंड संहिता की धारा में जोड़ी गई है। और वहाँ पे विशेष तौर पे यही प्रावधान है कि 7 वर्ष के भीतर असामान्य परिस्थितियों में यदि किसी महिला की मौत हो जाती है तो वो धारा 304 ख के अंतर्गत, भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ख के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध होगा। तो हम इससे संबंधित 498 जो है उसको भी हम पढ़ेंगे और 304 ख को भी हम पढ़ेंगे। तो ये जो भारतीय दंड संहिता की धाराएं हैं इनको भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो साथियों, यहाँ से जो आपके सवाल बनने वाले हैं वे सभी आपके क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, तो सवाल यही पूछा जाएगा, यदि विवाह की यदि स्त्री की संतान और यदि संतान नहीं है तो स्त्री के माता पिता दहेज का अंतरण कब किया जाएगा, किस परिस्थिति में? 7 वर्ष के भीतर असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु होने पर। ठीक है, तो यहां से जो सवाल बनते हैं वे सभी आप समझ गए होंगे। चलिए अगली हम धारा के बारे में बात करेंगे। धारा 7 अपराधों का संज्ञान। इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी अपराध का विचारण या संज्ञान
महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के अतिरिक्त महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के अतिरिक्त कोई भी किसी भी, माफ कीजिएगा, कोई भी की जगह आप कर लीजिए किसी भी अवर न्यायालय द्वारा नहीं किया जाएगा। अब हम बात करें, यानी कि न्यायालय अपराध का संज्ञान किसकी हम कहें प्राथमिकता पर लेगा, किसके परिवाद पर लेगा, तो वे भी हम बातें इसके साथ में ही साथियों यहां पर लिख लेते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय अपराधों का संज्ञान ले सकेगा। किस किस के पर? देखो, सबसे पहले तो है अपनी जानकारी पर, नंबर 2 पुलिस रिपोर्ट पर, ठीक है साथियों। नंबर 3 अपराध से व्यथित व्यक्ति के परिवाद पर, अपराध से व्यथित व्यक्ति के परिवाद पर, ठीक है। अगला हम बात करें नंबर 4 अपराध से व्यथित व्यक्ति के माता पिता के परिवार पर। साथ में आप बात करें नंबर 5 अपराध से व्यथित व्यक्ति के नातेदार की परिवार पर, ठीक है। और अंतिम आपका जो है किसी मान्यता प्राप्त संगठन के, किसी मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संगठन के परिवाद पर। यानी कि हम बात करें यहाँ पर जो आपके सामने जितने भी आपने देखे होंगे एनजीओ, ठीक है, इस हम बात करें सरकार से मान्यता प्राप्त जो संगठन होते हैं, मुख्य रूप से हम बात करें एनजीओ कोई संस्था है, यानी कि जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, गैर सरकारी संगठन हैं, इनके परिवाद पर भी जो हम बात करें तो न्यायालय संज्ञान ले सकता है।
अब ये तो इसकी बात हो गई, यहाँ से सवाल क्या पूछे जाएंगे उनको थोड़ा हम देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये बनता है कि न्यायालय के द्वारा दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अपराधों का संज्ञान किस धारा के अंतर्गत लिया जा सकता है? धारा 7 के अंतर्गत जो है अपराधों का संज्ञान लिया जा सकता है। चलिए हम बात करें दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत अपराधों का संज्ञान ले सकते हैं महानगर मजिस्ट्रेट और प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, या फिर इनसे ऊपर के, इनसे नीचे का के अतिरिक्त किसी अवर का मतलब है जो निचले स्तर के जो न्यायालय हैं उनके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी अपराध का संज्ञान या परिवाद स्वीकार नहीं किया जाएगा साथियों। ठीक है, इनसे ऊपर हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, उनके द्वारा अपराधों का संज्ञान लिया जा सकता है। ठीक है, यानी कि इससे नीचे नहीं होगा। आपके ऑप्शन में हो सकता है, मैं यहाँ पर बात करूँ, ऐसा हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा और महानगर मजिस्ट्रेट के द्वारा, और आपके सामने होगा उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी वहाँ सही आंसर होगा। और साथ में यदि आपके सामने चारों होते हैं, महानगर मजिस्ट्रेट और प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, तो ए, बी और सी और डी, मान लीजिए ए ऑप्शन में ये होगा, बी ये होगा, सी ये होगा और डी ये होगा, तो बाद में आपको ऑप्शन मिलेंगे ए बी सी डी। तो इस प्रकार से चारों आपके सही होंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं। वहां आपको कंफ्यूज करने के लिए मुख्य रूप से वो इस प्रकार के ऑप्शंस देगा या सीधा आपसे पूछ लेगा, और उसमें केवल इन दोनों में से एक ही ऑप्शन होगा, या तो ये होगा या ये होगा। कैसे होगा? देखिए, अपराधों का संज्ञान लिया जा सकता है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत। सबसे पहला ऑप्शन होगा न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा, नंबर 2 जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा, नंबर 3 महानगर मजिस्ट्रेट के द्वारा, नंबर 4 अपर मजिस्ट्रेट के द्वारा। तो आपको वहाँ याद रखना है, उसने प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के साथ प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट का उल्लेख नहीं किया, वहाँ उसने स्पष्ट उल्लेख किया है महानगर मजिस्ट्रेट, तभी आंसर राइट होगा। अधिक दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने जो पिछला एक्ट पढ़ा था महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम, उसमें भी यही बात का प्रावधान किया गया है साथियों। चलिए आगे हम बात करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर परिवाद किसके संज्ञान पर जो है न्यायालय ले सकता है? ठीक है, यानी कि कोई व्यक्ति न्यायालय के द्वारा इस प्रकार का संज्ञान लिया जाएगा तो कौन व्यक्ति परिवाद प्रस्तुत करेगा? सबसे पहले तो न्यायालय अपनी जानकारी पर भी परिवाद ग्रहण जो है संज्ञान ले सकता है, पुलिस की रिपोर्ट पर भी जो है संज्ञान लिया जा सकता है, अपराधों से व्यथित व्यक्ति यानी कि जिस व्यक्ति के साथ घटना घटित हुई है, जिस व्यक्ति के साथ अपराध हुआ है, समझ रहे हैं, यानी कि जिस व्यक्ति को इस घटना से कष्ट पहुंचा है, जिस व्यक्ति को प्रताड़ित किया गया है दहेज के लिए, जिससे दहेज की मांग की गई है, उसकी बात की जा रही है। ठीक है, कि व्यक्ति के यानी कि उसके स्वयं के परिवार पर भी लिया जा सकता है। साथ में अपराध से व्यथित व्यक्ति के माता पिता के परिवार पर भी। कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि ससुराल पक्ष वाले उस महिला को घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं, और इस प्रकार से वो अपने अपराध से संबंधित जो महिला, व्यथित महिला है, व्यथित व्यक्ति आप उसको कह सकते हैं, व्यथित महिला, वो भी इसी श्रेणी में आएगी। तो यदि वो घर से बाहर नहीं निकल पा रही है तो परिवाद कैसे पेश करेगी? तो ऐसी कंडीशन में यदि उनके माता पिता चाहें तो वो परिवाद प्रस्तुत कर सकते हैं, या ऐसे और माता पिता भी ऐसा नहीं करते हैं तो व्यतीत महिला अपने किसी नातेदार को यदि ऐसी कोई बात बताती है तो वो नातेदार भी परिवाद प्रस्तुत कर सकता है न्यायालय में। किसके सामने? महानगर मजिस्ट्रेट और प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने साथियों। आगे हम बात करें किसी मान्यता प्राप्त संगठन के परिवाद पर, यानी कि कोई एनजीओ इस प्रकार का परिवाद प्रस्तुत करता है, तब भी न्यायालय के द्वारा इस प्रकार के अपराधों के संबंध में यदि हम बात करें तो संज्ञान लिया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं साथियों यहाँ तक कि आपके सभी कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ये हमारा कक्षा का आज का मैं इसको समापन कर रहा हूँ, क्योंकि अगली कक्षा में हम इस एक्ट को पूरा पढ़ लेंगे साथियों। तो चलिए अगली कक्षा में पुनः हम धारा 8 से संबंधित प्रावधानों से लेकर पूरी धारा 10 तक के प्रावधानों के बारे में बात करेंगे, और साथ में भारतीय दंड संहिता की धाराओं के बारे में भी बात करेंगे साथियों। तो अगली कक्षा में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी से विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत मेरे साथियों।